जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी वन टॉपिक वन क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का वन संसाधन, या समझिए कि मध्य प्रदेश के पूरे पर्यावरण को हम यहाँ एक लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के वन संसाधन या मध्य प्रदेश के पर्यावरण से प्री में 101% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमारे लिए मध्य प्रदेश के वन संसाधन और पर्यावरण को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे एक लेक्चर में आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे और यहाँ से पूरी संभावना रहेगी कि आपको प्री में क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि इसमें हमने नवीन वन स्थिति रिपोर्ट, जिसमें भारत की नवीन वन रिपोर्ट और मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट 2023 को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप हमारे लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देख सकते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट का जो अपडेट, जो मॉड्यूल है 2023 वाला, उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में जो वन कहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उसका ये वर्गीकरण का मैप है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार में। तो आप इस मैप में सीधे तौर पर देख रहे होंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो ये जो बघेलखंड वाला जो बेल्ट है दोस्तों, ये देखिएगा कि यहाँ पे भी ठीक ठाक क्या है, वन पाए जाते हैं। ठीक है। फिर ये श्योपुर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़े बहुत वन मिलते हैं देखने को। फिर ये भिंड मुरैना वाले क्षेत्र है, यहाँ पे जो दोस्तों क्या है, कटीले वन यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे मध्य भारत का पठार है वन। ठीक है, तो यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। और ये वाला बेल्ट देखिएगा दोस्तों, है ना, ये पश्चिम में ये वाला बेल्ट, धार, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे वनों का जो अनुपात है, ठीक है, यहाँ पे वनों का जो अनुपात है या वनों का जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, या बहुत शून्य की स्थिति तक पहुँच गया है। और ये हमारा है विंध्याचल बेल्ट और ये है सतपुड़ा बेल्ट। ये नर्मदा रिवर ये मध्य से जा रही है, तो इसके जो सराउंडिंग ये दोनों बेल्ट, ये यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा के इसके नज़दीक भी काफ़ी ज़्यादा वन हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद ये जो बघेलखंड वाला क्षेत्र आता है, यहाँ पे भी कम वन है। ठीक है। और ये जो रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पे भी कम वन देखने को मिलते हैं। तो सी और ये दक्षिण का जो है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, और ये महाराष्ट्र वाला एरिया, जिसमें ये बालाघाट हो गया, ये छिंदवाड़ा हो गया, पांडुरना हो गया, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है। तो ये आप इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो वन स्थिति को पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर मेंस में आप एग्जाम में आप आंसर लिखना शुरू करें और आपको मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति के बारे में जाए, तो आप मोटे मोटे हिसाब के तौर पर इस प्रकार का मैप बना सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, आपको एक प्रकार से खाली छोड़ देना है। यहाँ पे लिख देना आप कटीले वन यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब सघन वन, सघन वन लिख देना, यहाँ पर अति सघन वन लिख देना। ठीक है, और नर्मदा घाटी के आसपास लिख देना कि यहाँ पे जो वन सागौन और साल के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एग्जामिनर या फिर जो कॉपी चेकिंग वाला जो टीचर रहेगा वो समझ जाएगा कि आपको वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी जानकारी है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। वन संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, जलवायु के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वनों के प्रकार हम जब देखेंगे जलवायु के आधार पर, ठीक है, फिर जलवायु के आधार पर है और वर्षा के आधार पर ये हो जाएगा, फिर वनस्पति के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पहला क्या है, उष्ण कटिबंधीय और पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय के जो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और पर्णपाती वन उसे कहा जाता है कि जो साल भर में एक बार क्या करते थे, अपने जो पत्ते हैं क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर, जहाँ पर वर्षा हो। विशेषता, यहाँ पर सभी वृक्ष प्रजातियाँ, पत्तियाँ, ये क्या होते हैं कि जो पर्णपाती जो प्रक्रिया होती है पतझड़ वाली, उसमें क्या करते हैं, वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसमें जो मुख्य प्रजाति है कौन सी, सागौन के वन, जो नर्मदा घाटी का ये वाला जो बेल्ट है दोस्तों, ठीक है, ये वाला और ये वाला विंध्याचल और सतपुड़ा वाला ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र काफ़ी जो बुदनी
के जो सागौन के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर शीशम की लकड़ी, नीम, पीपल, तो ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? नर्मदा घाटी के आसपास वाले क्षेत्रों में हमको देखने को मिलते हैं। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? होशंगाबाद। ये दोस्तों अपने सतपुड़ा बेल्ट में आता है, ठीक है। बैतूल, ये भी सतपुड़ा, छिंदवाड़ा, सागर, ये दक्षिण वाला ये क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आप दो नाम जरूर याद रखिएगा, सागौन और शीशम का। वर्षा की अगर पूछा जाए तो कितना रखना है? 75 से 100 सेंटीमीटर। पर्णपाती का अर्थ साधारण तौर पर आप समझ गए होंगे, वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और क्षेत्र की बात की जाए तो मेरा मानना है कि आप सिर्फ इतना रखिएगा कि नर्मदा घाटी के जो क्षेत्र है, जिसमें होशंगाबाद और जो हरदा पट्टी है या बैतूल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर जो दूसरा है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। विशेषता क्या है? यहाँ के 50% वृक्ष की जो प्रजातियों की पत्तियां गिर जाती है, 50%। कि उसमें क्या हो रहा था पर्णपाती में कि पूरे जो वृक्ष है उनकी पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है। लेकिन आर्द्र पर्णपाती वन में क्या होता है कि कुछ वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और कुछ नहीं गिराते हैं। मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी है? साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा। क्षेत्र कौन सा? बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल, ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल होता है। तो साल, ठीक है, साल और बांस और जो शीशम और हर्रा को, इसको आप याद रखिएगा, या सागौन को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जब 50% की बात आएगी तो 50% में हम उष्णकटिबंधीय वन तो शामिल कर ही सकते हैं। क्षेत्र में कौन सा जाएगा? बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल वाला क्षेत्र यहाँ पे शामिल हो जाएगा। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, आवश्यकता कि 50 से 75 सेंटीमीटर क्या होगी? वर्षा होगी। विशेषता यहाँ कांटेदार एवं छोटी पत्तियों वाले जो क्या होते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब कम पानी वाले क्षेत्रों में जो वृक्ष उगते हैं या जो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के रूप में हम मानते हैं, जिनमें खेर का वृक्ष होता है, बबूल का होता है, पलास का होता है, बेर का होता है। तो ये क्या हो जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। अब इनका क्षेत्र कौन सा है? मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, ठीक है। तो ये भिंड मुरैना वाला क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, ये वाली भिंड यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ग्वालियर वाला ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। और रतलाम मंदसौर वाला ये वाले जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। आप ऐसा बना के, मैप बना के, यहाँ पे आप मेंस के लिए एक प्रकार से खाका भी बना सकते हैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ना मेंस का, तो उस समय आप सिर्फ मैप खोलेंगे, अच्छा यहाँ शुष्क पर्णपाती है, यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती है, उस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरा वनों का वर्गीकरण का आधार है, वो प्रशासन ने किस प्रकार से वनों का वर्गीकरण किया है उसको हम देखेंगे, ठीक है। प्रशासन के द्वारा आरक्षित, रिजर्व, संरक्षित, प्रोटेक्टेड और अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत, ये किसके आधार पर है दोस्तों? प्रशासन के आधार पर। अब आरक्षित वन क्या होते हैं? ठीक है, जिन पे सरकार का क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। और लकड़ी की जो कटाई होती है वो भी क्या होती है? पूर्ण प्रतिबंधित होती है। और अगर इसमें आप जो प्रतिबंधों के बावजूद भी अगर लकड़ी की कटाई करते हो तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं? आरक्षित वन। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने हैं? 65.4% आरक्षित वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आरक्षित वन, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण प्रतिबंध और कठोर दंड, तीन शब्द को आप याद रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी। पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण प्रतिबंधन और कठोर दंड। और 65.4% आरक्षित वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। संरक्षित वन कितने हैं? 32.8% होते हैं। इन पे नियंत्रण सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है कि कहीं पे कुछ ज़्यादा रहता है, कहीं थोड़ा सा मतलब स्लो रहता है, या फिर जो प्रतिबंध की जो पैमाना है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लकड़ी कटाई, सीमित कटाई मतलब कर सकते हैं आपकी चूल्हे जलाने के लिए जो ट्राइबल्स होती है कि उनको अनुमति होती है कि यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आप वनों की कटाई कर सकते हैं, इसके आगे आप जाओगे
तो वहाँ पे कटाई पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दंड का प्रावधान, कठोर दंड यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अवर्गीकृत वन 1.8% है और यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं और हल्के दंड का प्रावधान होता है। तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत, ये प्रशासन के आधार पर दोस्तों हमने वनों का वर्गीकरण देख लिया है। अब प्रजाति के आधार पर साल के वन, बांस के वन और सागौन के वन, ठीक है, साल के वन, सागौन के वन और बांस के वन, तीन आधार पर प्रजाति के आधार पर साधारण तौर पर मध्य प्रदेश के जो वन है, ठीक है, उनको बांटा गया है प्रजाति के आधार, सागौन, साल और बांस के आधार पर, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर भी बांटा गया है, ठीक है। सतपुड़ा मेकल पर्वतमाला, ये दोस्तों सतपुड़ा पर्वत है नर्मदा के जो दक्षिणी भाग वाला, ये सतपुड़ा मेकल। विंध्य पर्वतमाला, ये मां नर्मदा का उत्तरी वाला भाग विंध्य पर्वतमाला है। पन्ना विंध्याचल वाला क्षेत्र, ये पन्ना वाला क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये पन्ना वाला, ठीक है। मुरैना शिवपुरी का पठार है दोस्तों, ये वाला जो बेल्ट है, ठीक है। तो ये चार प्रकार से क्षेत्र के आधार पर, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस प्रकार से आप मैप में आप बना के बहुत अच्छे से आपको याद होने में क्या हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। फिर घनत्व के आधार पर अति सघन वन और मध्यम वन, अति सघन वन और मध्यम वन, ठीक है। ये घनत्व के आधार पर कि जहाँ ज़्यादा घने घने हैं वो पे अति सघन, मध्यम और खुले वन की जो मतलब ओपन है, कुछ जगह पे पेड़ लगे हुए फिर नहीं है, फिर लगे पेड़ है तो वो खुले वन हो जाएंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश देवारण्य योजना, ठीक है। मध्य प्रदेश देवारण्य योजना ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो एग्जाम में पूछी जा रही है और मेंस में भी इसके आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है और वो फिर से भी पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है। देवारण्य योजना का उद्देश्य क्या है कि उसका उद्देश्य आयुष को बढ़ावा देना। आयुष के बारे में आप जानते होंगे कि ये फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का। आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी का नाम आयुष है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इसको बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना को लागू किया गया है। इसका लाभ क्या है, हर्बल उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है। अब प्रजाति के आधार पर वनों के वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों, प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण, सागौन के वन, ठीक है। सागौन के वन मध्य प्रदेश में 18,332 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं और 19.36% मध्य प्रदेश में क्या सागौन के वन पाए जाते हैं। तो आप मानिए कि सागौन मध्य प्रदेश का एक जो प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, वन उत्पाद के रूप में मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि 19.36% पर सागौन के वन पाए जाते हैं जो एक इमारती लकड़ी है, ठीक है, और जिसकी मतलब डिमांड घर के फर्नीचर ही नहीं बाकी विदेशों तक होती है क्योंकि वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है जो इंटीरियर बनाने में। तो सागौन का वन कितने परसेंट पाया जाता है, एमपीपीएससी ने पूछ लिया गया है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में सागौन का वन कितने परसेंट भागों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये वाला फैक्ट वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है। 19.36% पर सागौन का वन पाया जाता है। सागौन का वनस्पति के नाम क्या है, टिक्टोना ग्रैंडिस है। सर्वाधिक एमपी में बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बालाघाट वाला क्षेत्र है। ये यहाँ पे बैतूल मिल जाएगा आपने को देखने को, ये होशंगाबाद, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये छिंदवाड़ा, वो ये छिंदवाड़ा दोस्तों है ना। तो ये जो दक्षिण वाली जो पट्टी है, ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सागौन का वन पाया जाता है। आप ऐसे हाईलाइट करके यहाँ पे सागौन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक वेब अलग से बनाएंगे सागौन का वन तो आप इसको हाईलाइट करके, जरूरी नहीं है पर थोड़ा बहुत आप बना सकते हैं। फिर साल का वन, ये 3,932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, कुल 4.15%। इसको भी वेरी वेरी यहाँ पे क्योंकि सागौन का पूछ चुके हैं तो साल का भी पूछा जा सकता है। तो 4.15%
भाग पर साल का वन पाया जाता है। साल का नाम है सियोरा रोबस्टा। यह मंडला, बालाघाट, उमरिया और सीधी वाले क्षेत्र में साल के सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मिश्रित वन की बात करें, मिश्रित वन, ठीक है, 58% भागों पर पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से वन आते हैं? तेंदुआ आता है, महुआ आता है, बबूल आता है, पलास आता है, बांस। ठीक है, इनके क्षेत्र कौन से? बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। खुले झाड़ीदार जो वन है, ठीक है, कम घनत्व वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा, क्या हो गया कि प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जिसमें सागौन के वन, साल के वन, मिश्रित वन और झाड़ीदार वन, ये हमने चारों को देख लिया है। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा वर्गीकरण है क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है। तो हमने देखा कि सतपुड़ा जो मेकल बघेलखंड पठार वाला क्षेत्र है, ये सतपुड़ा, ठीक, ये मेकल वाला क्षेत्र है और ये बघेलखंड वाला पठार। ये बघेलखंड हो गया दोस्तों हमारा, ये हमारा बघेलखंड हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, ठीक है, ये हमारा, ये यहाँ पे ये मेकल पर्वत हो जाएगा। फिर विंध्यन, विंध्यन पर्वतमाला, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों विंध्यन पर्वतमाला है। पन्ना विंध्यन क्षेत्र, ये वाला पन्ना विंध्यन क्षेत्र हो जाएगा। और मुरैना शिवपुरी पठार, ये मुरैना शिवपुरी पठार। तो चार भाग देखे ना दोस्तों। तो सतपुड़ा, मेकल और बघेलखंड वाला जो पठार है, ये सबसे नीचे वाला, ये सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्षेत्रीय आधार पर अगर इसका वर्गीकरण करें, प्रजाति कौन सी है? सागौन है, हर्रा है, बांस है और महुआ, ये चार ये मेन है। ठीक है, सागौन, हर्रा, बांस और महुआ, ये चार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर विंध्यन पर्वतमाला में कौन कौन से हैं? रायसेन, सिवनी, ठीक है, और भांडेर का पठार, ये भंडार लिखा गया दोस्तों ना, भांडेर का पठार, ये रायसेन, ये भांडेर का पठार, यह तेंदू और शीशम, ये पाए जाते हैं विंध्यन विंध्यन पर्वतमाला में। पन्ना विंध्यन क्षेत्र में सागर, दमोह, पन्ना वाला जो क्षेत्र है, पीपल और शीशम के वन पाए जाते हैं। और शिवपुरी और जो मुरैना का जो पठार है, जिसे हम मध्य भारत का पठार के नाम से भी जाने जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से कांटेदार जो पेड़ है? बबूल है, खेर है, पलास है, कांटेदार वृक्ष है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 50 से 75 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ पे वही वनस्पति फल फूल सकती है जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शिवपुरी मुरैना का जो पठार है वो वहाँ पे इस प्रकार। तो चार क्षेत्रीय वर्गीकरण में कौन सा? सतपुड़ा, मेघल, बघेलखंड पठार, विंध्यन पर्वतमाला, पन्ना विंध्यन क्षेत्र और शिवपुरी और मुरैना का पठार, ये चार हमारे वर्गीकरण हो जाएंगे। अब घनत्व के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, घनत्व के आधार पर अति सघन वन कितने हैं? वन क्षेत्र का 8.62% है। अति सघन, जिनकी डेंसिटी बहुत नजदीक नजदीक है, कितने हैं? केवल वन क्षेत्र की अगर बात करें तो 8.62% पर क्या करते हैं? ये वन क्षेत्र पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.17 पे पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन 44% भागों पर पाए जाते हैं। खुले वन 47% पर कुल वन क्षेत्र, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुल सघन वनों की आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप लिखें कि मध्य प्रदेश में सघन वन इतने परसेंट है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर ये किसके साथ अगर मध्यम भी आप याद कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, 44.32%। ठीक है, यहाँ से ये दो फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं प्री में या मेंस में, आपको मेंस लिखते समय ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। ठीक, वन संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मंडला, बालाघाट, ये क्षेत्र यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसके बारे में हमने ऊपर जान लिया, बैतूल खंडवा, उज्जैन वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। फिर कांटेदार चंबल वाले क्षेत्र में कि यहाँ पे कम वर्षा होती है, चंबल घाटी क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अल्प अल्पाइन वन, पचमढ़ी का जो सीमित क्षेत्र है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, ये हमने अभी देख लिए है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, ठीक है, कांटेदार वन, इन सभी के बारे में हम देख चुके हैं ना। अब मुख्य बिंदु क्या है कि सागौन, मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक सागौन क्षेत्रफल वाला क्या है? राज्य। सर्वाधिक सागौन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? 19 ठीक है, कितना है? 19.36%। ठीक है, 19.19
19.36% इसको लगभग लगभग दोस्तों आप 19 या 19 20 कहते हैं ना कि 19 20 का अंतर है, तो 19 20 से आप याद रखना इन दोनों के मिडिल वाला आपको क्या लगाना है, आंसर लगाना है। वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के जो वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक, वनों से क्या होते हैं, एक प्रत्यक्ष उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्रत्यक्ष उत्पाद में क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष उत्पाद में हम देखते हैं कि सीधे हमको लकड़ी की प्राप्ति होती है। अप्रत्यक्ष उत्पाद कि भाई, ठीक है, लकड़ी प्राप्त होती है, फिर फल प्राप्त होते हैं, जड़ी बूटी, ये प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कुछ ऐसी वस्तुएं या ऐसी औषधियाँ जिनसे दवाई बनाई जाती है, या फिर जो दीर्घकालीन रूप से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो जंगलों से हमको काफ़ी वन उत्पाद मिलते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। तो सागौन क्या है, एक प्रकार से प्रत्यक्ष तौर पर जो लाभकारी है और दीर्घकालिक रूप से भी लाभकारी है। तो सागौन, या जिसे टीक के नाम से जाना जाता है या सागवान भी कहा जाता है, ये वन उत्पाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र का 19.36 भाग पर पाया जाता है। बोरी घाटी, जो हरदा होशंगाबाद वाला जो बेल्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा सागौन के वन यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेक्टोना ग्रैंडिस हो जाएगा। बोरी घाटी में अगर पूछा जाए कि बोरी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, बोरी घाटी सागौन वन के लिए। ठीक है, फिर साल का दूसरा सामान्य वृक्ष है पूर्वी मध्य प्रदेश का, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, बघेलखंड वाला, यहाँ पे क्या पाया जाता है, साल का वन पाया जाता है। बांस बालाघाट में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों, ये बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बांस का वन पाया जाता है, बालाघाट, फिर सतना और उमरिया। फिर बांस ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में दोस्तों, हमने सतना मध्य प्रदेश पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, इसके बारे में हमने करंट में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे भी आप फिर से आप एक प्रकार से याद कर लें कि बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है, सतना में अवस्थित है। प्रमुख प्रजाति कौन सी है बांस की, बलकोबा बांस है, जो सतना उमरिया वाले क्षेत्रों में हमको देखने को मिलता है। फिर बांस से संबंधित संस्थाएं कौन सी है, एमपी स्टेट बांस मिशन 3 जुलाई 2013 से शुरू किया गया है, और एमपी बांस क्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड 15 जुलाई 2013 से। एमपी स्टेट बांस मिशन 3 जुलाई 2013 और एमपी बांस क्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड 15 जुलाई 2013, और इसका पहला सरकारी बांस शोरूम नौलखा इंदौर में अवस्थित है। बांस शोरूम कहाँ है दोस्तों, नौलखा इंदौर में अवस्थित है। फिर तेंदुपत्ता, जिससे बिड़ी बनाई जाती है दोस्तों, ये भी क्या है, हमें जंगलों से प्राप्त होता है, वनों से। सबसे ज़्यादा कहाँ तेंदुपत्ता पाया जाता है, सागर, जबलपुर और उमरिया वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता पाया जाता है। तेंदुपत्ता का जो वैज्ञानिक नाम डायस्फोरस मेलानोक्सिलोन्स, ठीक है, इसका नाम है। उत्पादन, ये भी तेंदुपत्ता के उत्पादन में जो भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। ठीक है, 25 लाख मानक बोरे प्रति वर्ष का हमारा जो उत्पादन है, राष्ट्रीय उत्पादन का 25% हमारा क्या है, तेंदुपत्ता में योगदान है। एक मानक जो बोरा होता है उसमें 50,000 पत्ते या 10,000 1,000 गड्डियाँ होती है ना, 1,000 गड्डियाँ होती है एक बोरे में, है ना। आप अगर ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आप इंटरव्यू में आपकी हॉबी में लिखते हैं कि जड़ी बूटियों को संग्रह करना मेरी हॉबी है, तो ये पूछ सकते हैं कि तो तेंदुपत्ते के बोरे में कितनी गड्डियाँ होती हैं, कितने पत्ते होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 50,000 और 1,000 गड्डियों का औसतन हिसाब आपको याद रखना है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों, 1964 में किया गया था। अब बात आती लाख। ठीक है, इसका मेजबान वृक्ष बेर, पलाश और कुसुम। कीट का नाम लेशिफर लक्का। इसका उपयोग क्या है, लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग और वार्निश में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाख। अब लाख से संबंधित संस्थाएं, लाख कीट संरक्षण केंद्र, ठीक है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, और लाख की जो सरकारी फैक्ट्री कहाँ पे है, उमरिया में। लाख कीट संरक्षण केंद्र, ठीक है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, और उस लाख का जो सरकारी कारखाना कहाँ पर है, उमरिया में। अब नेक्स्ट है दोस्तों त्रिफला।
ये हर्रा, बेहड़ा और आंवला तीनों के जो संगम होता है या तीनों को जो मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिफला। हर्रा, बहेड़ा और आंवला तीनों को मिला के क्या बनता है? त्रिफला। तो जो हर्रा है छिंदवाड़ा मंडला वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है टर्मिनिका चेबुला। टर्मिनिका चेबुला छिंदवाड़ा मंडला वाले क्षेत्रों में त्रिफला हर्रा पाया जाता है। ठीक है। इसका जो राष्ट्रीयकरण कब किया कर दिया गया दोस्तों? 1969 में। 1969 में बेहड़ा और आंवला आयुर्वेदिक औषधियों में क्या होता है? उपयोग किया जाता है। फिर महुआ, इसकी जो शराब बनती है उसको मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? हेरिटेज शराब घोषित कर दिया है और इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। महुआ से जो शराब बनती है जो ट्राइबल्स एरिया में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल क्षेत्र में महुए के पेड़ होते हैं, उससे जो गर्मी के समय में जो महुआ गिरता है उससे शराब बनती है। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुका लोंगिफोलिया। क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद वाले क्षेत्रों में। देखो, शराब गपई बोलते हैं जिसको ट्राइबल्स एरिया में, और औषधि निर्माण में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। विशेष दर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इससे जो शराब बन रही है उसे हेरिटेज लिकर घोषित कर दिया गया है और इसे इंटरनेशनल स्तर पर क्या कर रहे हैं? हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक, प्रमोट कर रहे हैं। गोंद। ठीक है। गोंद का उपयोग तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। इसका बबूल से प्राप्त होती है, अचार के पेड़ से, कुसुम के वृक्ष से हमको गोंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसका छिंदवाड़ा क्षेत्र, बालाघाट, झाबुआ इन और जो शिवपुरी इन क्षेत्रों से हमको गोंद की प्राप्ति होती है। अब गोंद दो प्रकार की होती है, अरबिक गोंद जिसका उपयोग मिठाई में उपयोग किया जाता है, और कुल्लू गोंद बेकरी उद्योग, केक पेस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। और जो गोंद का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? 1969 में। तो गोंद जो है दोस्तों गम क्या एक बहुपयोगी जो प्राकृतिक उत्पाद है, जो बबूल के पेड़ से भी, अचार कुसुम के पेड़ से प्राप्त होती है, मिठाइयों में और काफ़ी सारे उत्पादों में इसका क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। खैर, ये शिवपुरी, मुरैना, बानमोर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो कत्था बनाने का बारमोर मुरैना में फैक्ट्री है, तो शिवपुरी मुरैना वाले क्षेत्रों में कत्था उद्योग में क्या होता है? कत्था उद्योग में इसका क्या होता है? इसका क्या प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद खेर के बाद भिलाला। भिलाला का उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों? स्याही निर्माण में भी किया जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये छिंदवाड़ा से प्राप्त होता है। भिलाला स्याही निर्माण वो छिंदवाड़ा से हमको प्राप्त होता है। फिर रेशम। रेशम ये मंडला क्षेत्रों से। ठीक। शहतूत रेशम कहाँ से? मंडला से प्राप्त होता है। टसर रेशम कहाँ से? बैतूल से प्राप्त होता है। इरी रेशम कहाँ से? सिवनी से प्राप्त होता है। ये रेशम की विभिन्न प्रजातियां होती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग स्थान से हमको प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ है। ये सामान्यतः पूछ लिया जाता है, तेंदुपत्ता के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारे लिए इसको जानना भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा गया है ना। तो तेंदुपत्ता का जो राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? 1964 में। 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। गोंद और हर्रा का 69 में कर दिया गया था। ठीक है। बांस का 1973 में, सलाई का 73 में और साल का 75 में। तो तेंदुपत्ता 1964, गोंद और हर्रा 69, बांस 1973, सलाई भी 73 है और साल 1975। तो दोस्तों ये इन फैक्टों को भी आप कम से कम तेंदुपत्ता का और बांस का तो कम से कम वो तेंदुपत्ता यहाँ पे देखो, अगर आप कंफ्यूज होते कि क्या क्या याद करना है तो तेंदुपत्ता, बांस और साल का तो आपको दोस्तों डेफिनेटली याद करना ही है। अगर ये आता है और नहीं बनता है तो आपके लिए एक प्रकार से ब्लंडर रहेगा क्योंकि यहाँ से आ सकता है। अब मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट सर्कल कौन कौन से उनके बारे में, तो 16 ठीक है फॉरेस्ट सर्कल होते हैं। सबसे मतलब वन व्रत है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा जो वन व्रत है वो कौन सा है? खंडवा वन व्रत कहलाता है। और सबसे छोटा जो वन व्रत होता है वो होशंगाबाद नर्मदापुरम वाला जो फॉरेस्ट सर्कल होता है। और सर्वाधिक जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो नर्मदापुरम वाले क्षेत्र से है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं सागौन के वन पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों? पचमढ़ी भी है। तो यहाँ पे प्रचुरता में जड़ी बूटियाँ मौजूद है। ठीक है। और न्यूनतम वाला जो है
वो छतरपुर वाला जो फॉरेस्ट सर्कल आता है। तो 16 वनव्रत मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये फैक्ट है। सबसे बड़ा खंडवा है, सबसे छोटा नर्मदापुरम है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाला कौन सा है? नर्मदापुरम है। और सबसे कम रेवेन्यू वाला है छतरपुर है। ठीक है, तो ये अच्छा फैक्ट है। ठीक है, आईएमपी है यहाँ पे, है ना। अब जंगलों से संबंधित कुछ सत्याग्रह के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जंगल सत्याग्रह हुआ था, वन अधिकार आंदोलन हुआ था। नेता कौन कौन थे इसके? लाला राम वाजपेयी जो ओरछा के थे, और पंडित शंभुनाथ शुक्ल ये विंध्य क्षेत्र से, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और जंगल सत्याग्रह जो पुस्तक है उसके जो लेखक कौन है? घनश्याम सक्सेना। जंगल सत्याग्रह बुक के जो लेखक है कौन है? घनश्याम सक्सेना जी। अब मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, यहाँ से एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण अब टॉपिक शुरू होने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल सांसें थाम के रखिएगा और जुड़े रहिएगा। अब हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कहा यहाँ से तो आपको डेफिनेटली याद करना ही है, चाहे आपके यहाँ लाइट नहीं हो, कुछ भी हो, आपका मन नहीं कर रहा हो, आपकी इच्छा नहीं हो कि यहाँ से मतलब कि याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ से फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व यहाँ से आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन अब यहाँ पे मौजूद नहीं मिलता हमको। ठीक है, टाइगर या टाइगर रिजर्व या प्रोजेक्ट टाइगर, तो मध्य प्रदेश में 7 क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। ये 7 टाइगर रिजर्व क्या है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? सीधा क्वेश्चन आएगा। उसमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे, ये 7 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, 4 ऑप्शन में से। ठीक है, मान के चलो यहाँ की जगह उन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पे कोई अभ्यारण्य का नाम दे दिया। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपको दे दिया गया है करेरा वाला। ठीक है, घाटी गांव ग्वालियर, घाटी गांव वाला क्षेत्र दे दिया। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको देखने के मिल जाएगा, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ से ठीक है रहेंगे और एक ऑप्शन नहीं रहेगा, और यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आप इन सभी का नाम याद रखें। कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, इनके बारे में और आगे देखेंगे हम कि कौन कहाँ कहाँ है। तो 7 का नाम आप याद रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती जो सागर वाला क्षेत्र है वो नया अभ्यारण्य बना है, और उसको टाइगर रिजर्व में क्या कर लिया हमने? शामिल कर लिया। अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, फासिल डायनासोर कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। कुनो पालनपुर ये श्योपुर वाला क्षेत्र है। ये अन्य राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे इनके अलावा। अब राष्ट्रीय उद्यान बनाम अभ्यारण्य में क्या अंतर है? कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, और अभ्यारण्य में सीमित गतिविधि की अनुमति प्राप्त होती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान में पशु चारण, मतलब हम जानवरों को चारा खिलाने के लिए ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे अनुमति प्राप्त करके आप जा सकते हैं। संरक्षित वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर संरक्षित में यहाँ पे भी वही पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखते हैं कि ये 1973 में भारत में जो टाइगर को बचाने के लिए शुरू किया गया था, इसको 1974 में क्या करा था? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको क्या कर दिया था दोस्तों? शुरू कर दिया था। तो भारत में कब आया प्रोजेक्ट 1973 टाइगर, और 1974 में कहाँ गया दोस्तों? मध्य प्रदेश में आ गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने वाला पहला जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कान्हा किसली। ठीक है, अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या क्या है दोस्तों? सर्वाधिक है। इसके बाद हम जो आगे लेक्चर रहेंगे उनमें इस बात को हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे।
अंकुर योजना ये पूछी जा रही है, एग्जाम में पूछा भी गया है। 22 मई 2021 से शुरू की गई है। वृक्षारोपण और वनीकरण को बढ़ावा देना इस योजना का क्या है उद्देश्य है। तो अंकुर अभियान के बारे में आप कि इसमें जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मामा जी है वो रोज पौधारोपण कर रहे थे, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो भी वृक्षारोपण करके इस योजना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। इसका जो क्षेत्र आ जाता है दोस्तों, मंडला बालाघाट वाला क्षेत्र आ जाता है, ये वाला बेल्ट। ठीक है। इसकी स्थापना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। ठीक है, 1933 में बन गया था। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर दिया गया, और 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया गया। 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर में भी क्या कर लिया, शामिल किया गया। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को भी आप 3 स्टार यहाँ पे बना ले, और याद करने में भी दिमाग में 3 स्टार रखें। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला वाला क्षेत्र है। स्थापना 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, फिर 55 में इसको क्या राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, और 74 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, जहां से हमको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो भूर सिंह द बारासिंगा, ठीक है, ये यही का एक फेमस है। 2017 में भूर सिंह द बारासिंगा पहला का आधिकारिक जो मस्कट जारी करने वाला ये क्या है, एक प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान है। रोहन चक्रवर्ती ने इसको क्या बनाया था, इसका जो मस्कट बनाया था। यहाँ पे पर्यटन की सुविधा है तो हवाई पट्टी भी है। यहाँ पे जो नदियां हैं बंजर, हालोन और सुपर्ण नदी यहाँ पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। बंजर, हालोन और सुपर्ण नदी क्या होती है, यहाँ पे प्रवाहित होती है। जंगल कॉरिडोर कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ को जोड़ने के लिए कान्हा किसली पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ जो उमरिया वाला, तीनों को जोड़कर क्या बना रही है, विश्व बैंक के सहयोग से एक प्रकार से जंगल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों कि जंगल कॉरिडोर में विश्व बैंक के तहत कौन से 3 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया, तो कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ उमरिया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 940। 33 में बना, 55 में राष्ट्रीय उद्यान, 74 में प्रोजेक्ट टाइगर, भूर सिंह द बारासिंगा यहाँ का, हेलोन, बंजर और सुपर्ण नदी प्रभावित होती है। ठीक है, वो जंगल कॉरिडोर में शामिल है। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, स्थापना 1958। विशेषता NH46 के समीप है। झीलें सांख्य सागर, माधव सागर और जादव सागर। सांख्य सागर, माधव सागर और जादव सागर 3 झीलें इस राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। ऐतिहासिक जॉर्ज केसल भवन 1911 में जॉर्ज पंचम के लिए निर्मित किया गया था, पर वे आए नहीं, वो यहाँ पे बना हुआ है। ये काफ़ी बार पूछा गया है और फिर से भी पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे मणिहारी नदी प्रभावित होती है, और तेंदुओं के लिए क्या है, जो हमने विदेशों से तेंदुए लाए नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, वो माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र आता है। NH46 सांख्य सागर, माधव सागर, जादव सागर, जॉर्ज केसल भवन, मणिहारी नदी और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। तीसरा है बांधवगढ़ उमरिया, स्थापना 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसे शामिल किया गया 1993 में। अब इसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है, बांधवगढ़ की यहाँ पे हम लिख लेते हैं बांधवगढ़। ठीक, विशेषता क्या है, शिव पुराण में उल्लेख है, बघेल शासकों का ये क्या है, शिकार स्थल। शिव पुराण में जो उल्लेख है, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कि शिव पुराण में इसका उल्लेख है, और बघेल शासकों का क्या शिकार स्थल था। ये चारों ओर से 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है। यहाँ पे सर्वाधिक बाघों का घनत्व है, मतलब जो टेरिटरी है बाघ की, मान के चलो किसी बाघ की टेरिटरी इतने वर्ग किलोमीटर की होती, तो एक टेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा बाघ हमको देखने को मिलते हैं। मतलब पास पास में बहुत सारे बाघ रह रहे हैं, मतलब क्षेत्र छोटा है उनके लिए।
रणथंभौर के बराबर है। जंगली भैंसा का यहाँ संरक्षण किया जाता है। यहाँ सांस्कृतिक स्थल में प्राचीन संस्कृत शिलालेख भी है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। शिव पुराण में भी उल्लेख है, संस्कृत शिलालेख भी है। शेषनाग पर विष्णु की प्रतिमा, ये भी कहाँ है, बांधवगढ़ में ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो नदी प्रभावित होती है वो चरणगंगा। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी। शिव पुराण में उल्लेख संस्कृत का है, 32 पहाड़ियों से बाघों का घनत्व है, जंगली भैंसे का संरक्षण। ठीक है, शेषनाग पर विष्णु की प्रतिमा, चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है, ये सभी कहाँ है, बांधवगढ़। अब है पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा। स्थापना 1975 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई। 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। विशेषता क्या है, इसे इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। मोगली लैंड, जिस रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी दोस्तों, द जंगल बुक, इसी से प्रेरित है। और यहाँ पे पेंच और हिरण नदी प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से लगा हुआ हमारे यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा 1992 में क्या बना था दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आएगा। इंदिरा प्रियदर्शिनी नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, भोपाल का। 79 में ये बना है। शहरी क्षेत्र में स्थित एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, भोपाल शहर में, झील के किनारे है दोस्तों। आप इसका घूमने का मजा ले सकते हैं। ठीक है, आईएसओ द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। आईएसओ प्रमाण वाला ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब बना दोस्तों, ठीक है, 1981 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981। इसकी विशेषता 2009 में स्थानीय विलुप्ति के बाद सफल बाघ पुनर्वास कार्यक्रम को यहाँ पे, मतलब बाघों का यहाँ पे फिर पुनर्वास किया गया। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, नर्मदापुरम हो गया है। ठीक है, स्थापना 1981 में की गई। भारत का पहला सांप उद्यान यहाँ पे, स्नेक पार्क यहाँ पे बना हुआ है। सतपुड़ा 1981 भारत का पहला सांप उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी का 1981 में बना है। आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसका क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ है। इसकी विशेषता 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पौधों के जीवाश्म यहाँ से क्या हुए प्राप्त। तो फासिल कहाँ है दोस्तों, डिंडोरी। फासिल डिंडोरी यहाँ जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको फासिल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर डायनासोर फासिल राष्ट्रीय उद्यान धार वाला जो है दोस्तों, 2011 में बना। ठीक है, यहाँ पर डायनासोर के क्या है, जो अंडे और जीवाश्म को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। अंडे और जीवाश्म को संरक्षित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर वाला। इसकी स्थापना 2018 में। चीतों का जो पुनर्वास प्रोजेक्ट है नामीबिया और जो साउथ अफ्रीका से, ठीक है, जो चीतों का आगमन हुआ था वो कूनो पालनपुर श्योपुर वाले क्षेत्रों में हुआ था। तो ये 2018 का है। पक्षी व्याख्या पार्क रेड ऑफ इन बर्ड कार्यक्रम में भी इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। अब इन जो दोस्तों हमने अभी तक देखा उसका तुलनात्मक जो सारांश है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा शॉर्टकट आपके लिए, वो किस प्रकार से। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, मंडलावाला घाट पे है। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। 74 में प्रोजेक्ट टाइगर में। बारहसिंगा बुरसिंगा इसके लिए क्या है, फेमस है। माधव शिवपुरी वाला जो 58 में बना है दोस्तों। ठीक है, तेंदुए जाट केसल भवन सांके सागर माधव सागर जादव सागर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप क्या है, मतलब रिवीजन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। बांधवगढ़ उमरिया का बना 1968 में। 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में। बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा है, विष्णु की प्रतिमा है और 32 पहाड़ियों से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में 1975 में बना। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मोगली लैंड, ठीक है, जंगल बुक और पेंच में हिरण नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 79 में शहरी क्षेत्र का। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 81 में राष्ट्रीय उद्यान। 94 में बाघ। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का इसको क्या बोला जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को नगीना बोला जाता है। ठीक है, पांडव जलप्रपात यहाँ पर है, केन नदी है, गिद्ध पुनर्वास केंद्र है और सर्वाधिक जंगली भैंसे पन्ना में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जंगली भैंसे पन्ना में पाए जाते हैं।
भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का नगीना, पांडव जलप्रपात, केन नदी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी होशंगाबाद में 1981 में ये बना और 99 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ पे ब्लैक बक पाए जाते हैं, बाइसन पाया जाता है, ठीक, सर्वाधिक संख्या में। और देनवा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। पचमढ़ी जैव मंडल ये क्या है, रिजर्व का क्या है, एक भाग है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 81 में बना, 99 में इसको क्या कर दिया प्रोजेक्ट टाइगर में, ब्लैक बक और बाइसन, देनवा नदी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में 2008 में इसको उसमें शामिल किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसका क्या है नाम है। और कन्हैया दहा जलप्रपात और बनास नदी यहाँ से क्या होती है, प्रभावित होती है। फिर फासिल राष्ट्रीय उद्यान 1983, ठीक। सबसे छोटा क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। पौधों के जीवा डॉक्टर अशोक साहनी द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। डायनासोर फासिल राष्ट्रीय 2011 में बना। डायनासोर के अंडे और जीवाश यहाँ पर संरक्षित है। जोवट नदी यहाँ से प्रभावित होती है। कूनो पालनपल राष्ट्रीय उद्यान 2018 में बना। कूनो नदी के किनारे 2022 में नामीबिया से 8 चीते पुनर्वास प्रस्तावित, एशिया का पहला चीता सफारी उसको घोषित किया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा बारकोड है। यहाँ पे आप हमारी व्यवस्था और आपकी प्राथमिकता को बनाए रखने के लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बारकोड रहा आपके लिए। अब मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली 74, पेंच 1992, बांधवगढ़ 1993। फिर से रिवीजन हो जा रहा दोस्तों, है ना। कान्हा किसली कब बना, 1974 में, पेंच 1992 में, बांधवगढ़ 1993 में, पन्ना 94 में, सतपुड़ा 99 में, संजय डुबरी, ठीक है, 2008, और रानी दुर्गावती 2023, और रातापानी ये दोस्तों ये भी क्या है, बन चुका है, ठीक है। रातापानी भी हो चुका है, तो 8, ठीक। रानी दुर्गावती टाइगर मध्य प्रदेश का 7वां, नोरा देवी और दुर्गावती अभ्यारण्य का विलय में क्या कर दिया गया है, गठित कर दिया गया है। विशेष वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ठीक है। खरमोर जो है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। सरदारपुर धार और सेलाना रतलाम में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ का, सरदारपुर धार और सेलाना रतलाम में। सोन चिड़िया का ये कहाँ है, अभ्यारण्य सोनचिड़ैया में किया जा रहा है। घाटी गाँव ग्वालियर, ठीक, ग्वालियर। घड़ियाल का संरक्षण कहाँ कहाँ किया जाएगा, चंबल, मुरैना, ठीक है। केन, पन्ना, छतरपुर वाले अभ्यारण्य में किया जाता। सोन जो अभ्यारण्य है सीधी शहडोल वाला, यहाँ पे घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये विशेष अभ्यारण्य हो गए हैं मध्य प्रदेश के, है ना। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, सिहोरी वन्यजीव अभ्यारण्य रायसेन, ठीक है। सिहोरी 1976 में बना, ठीक है। ये वर्ग क्षेत्र इसकी जरूरत नहीं है, कम ज्यादा वाले हम जानेंगे। तो सिहोरी कहाँ पर है, रायसेन में। पचमढ़ी कहाँ है, होशंगाबाद में, 1977 में बना। बोरी ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, सागौन का वन सबसे ज्यादा पाया जाता है होशंगाबाद नर्मदापुर क्षेत्र में। घने सागौन के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। 1977 में बना, 485 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में 1978 में बना है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन का टाइगर प्रोजेक्ट में प्रस्तावित है और इसे क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है ना। तो सिहोरी रायसेन, पचमढ़ी होशंगाबाद, बोरी होशंगाबाद, नरसिंहगढ़ राजगढ़, रातापानी रायसेन, चंबल घड़ियाल मुरैना। भारत का पहला सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र यहाँ पर है। बगदरा सीधी में है, ठीक है। आप तो जिले का नाम याद रखें ना, बगदरा सीधी, गंगऊ पन्ना, ठीक है। सोन घड़ियाल सीधी, केन घड़ियाल छतरपुर पन्ना, ठीक है। इस प्रकार से याद करना, नरसिंहगढ़ राजगढ़, रातापानी रायसेन, चंबल मुरैना, बगदरा सीधी, गंगऊ पन्ना, सोन घड़ियाल सीधी, केन घड़ियाल छतरपुर पन्ना, ठीक है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर 1981 में गिद्ध संरक्षण परियोजना यहाँ पे क्या है, प्रस्तावित है। गांधी सागर हम देखते हैं कि यहाँ पर बांध भी बना हुआ है ना। घाटी गांव ग्वालियर का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेतु क्या है, ये प्रसिद्ध है। खैयानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, देवास। फैन, मंडला, पनपठा, उमरिया, सेलाना, रतलाम, पनपठा, उमरिया, सेलाना, रतलाम,
दूसरा सबसे छोटा, ठीक है, और सबसे बड़ा कैक्टस उद्यान है यहाँ पर। दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, वो सबसे जो बड़ा है कैक्टस उद्यान यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य धार का है। दूधराज और एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर के लिए क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है ये। फिर कौन सा, नौरादही सागर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो क्या है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है। राला मंडल इंदौर का सबसे छोटा पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र यहाँ पर है, 1980 में 89 में बना। ओरछा निवाड़ी का, वीरांगना दुर्गावती दमोह का टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। फिर कामधेनु गो अभ्यारण्य आगर मालवा 2012, और कठीवाड़ा अलीराजपुर का, और कर्माझिरी सिवनी का। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, या कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, जैसे बोरी की बात करें तो बोरी क्यों प्रसिद्ध है, सागौन वनों के लिए। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ठीक है, या जैसे वीरांगना दुर्गावती है कि टाइगर रिजर्व में शामिल है। तो इनको याद करें और बाकी के जिले की लोकेशन के अनुसार हमको याद करना। अब मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व, 3 बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में बना। पचमढ़ी के बारे में, ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क और बोरिया अभ्यारण्य यहाँ पे पाया जाता है। जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ पे ये पाया जाता है। यूनेस्को ने इसे 2009 में क्या कर लिया गया है, अपनी विश्व विरासत सूची के प्राकृतिक स्थलों में शामिल कर लिया। पचमढ़ी, होशंगाबाद, सतपुड़ा नेशनल पार्क है यहाँ पर, और बोरिया अभ्यारण्य है, ठीक है, और यूनेस्को ने 2009 में शामिल कर लिया। दूसरा कौन सा है हमारे यहाँ पे, अमरकंटक अचना कमार बायोस्फीयर रिजर्व 2005, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, सारस क्रेन 2012 है ना, यहाँ पे पाई जाती है। इसे 2012 में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों ये थोड़ा सा, ये जो है ना 2005 इसका हो जाएगा, ठीक है। आ, ये 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 2005, ये 2009, ठीक है। ये दोस्तों इनको आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा, है ना, ये थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है ना। अमरकंटक अचना का 2005, ठीक है, अभी 2005। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर 1999, ठीक है। यूनेस्को ने 2009 में, जो अमरकंटक अचना कमार, इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, और यूनेस्को ने 2012 में, ठीक है दोस्तों, है ना, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये बना कब है, पचमढ़ी 1999 में, और इसे यूनेस्को ने शामिल कब कर लिया गया, 2009 में, ठीक है। फिर जो दूसरा है अपना अचना कमार है, वो बना कब है, 2005 में, और यूनेस्को ने शामिल कब कर लिया इसे, 2012 में। और जो तीसरा है हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, 1999, 2009, 2005, 2012, और जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों हमारा 2011 में बना, और 2020 में क्या करा है, यूनेस्को ने इसको शामिल कर लिया गया है ना। इसमें अब कंफ्यूज होने, ये बना है और ये यूनेस्को वर्ष है। तो पहला कौन सा आ जाएगा, पचमढ़ी। पचमढ़ी के बारे में आप जान चुके हैं। अमरकंटक अचन कुमार के बारे में जान चुके हैं, 2005 में बना, 2012 में। और पन्ना बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप डिवाइडेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये डिवाइडेशन होना चाहिए, जब ही आपको एग्जाम में पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यार मेरे को सही आंसर क्या लगाना है। तीसरा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व छतरपुर, ये पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्रों में आता है। इसमें गंगाऊ केन अभ्यारण्य है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। विशेषता केन नदी बहती है, और यूनेस्को ने इसे 2020 में शामिल कर, ठीक है दोस्तों। तो आप है ना, एक मेरी आपसे इस प्रकार से ये मैप तीनों बायोस्फीयर रिजर्व का बना है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमारा बारकोड दिख रहा होगा। हमारी व्यवस्था और आपकी प्राथमिकता बनी रहे, और एक पूंजी एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर किसी भी व्यवस्था में मायने रखती है। इसलिए दोस्तों आप जितनी मदद, यहाँ पे आपके कोई बंदिशें नहीं है कि आपको मदद करनी ही है। अगर आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, तो आप यह बारकोड आप दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब परीक्षा है तो महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादही सागरवाला 1197 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर वाला
2.34 घूमे होंगे दोस्तों, आप एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम। फिर व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ, मुकुंदपुर सतना में है। 3 अप्रैल 2016 से इसको शुरू किया गया है। जंगल कॉरिडोर में अभी देखा दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक, कान्हा किस लिए, पन्ना एवं माधवगढ़ को जोड़ा है। किसने, विश्व बैंक की योजना है ये। गिद्ध गणना, मध्य प्रदेश में कुल 9408 गिद्ध हैं, सर्वाधिक पन्ना में है। मगरमच्छ अनुसंधान केंद्र भोपाल में भदभदा में क्या है, प्रस्तावित है ये। ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादही सागर, सबसे छोटा राला मंडल। और व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना। और जंगल कॉरिडोर गिद्ध गणना 9400 गिद्ध है, मगरमच्छ भोपाल में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक नवीन पैटर्न में हमको देखने को मिलता। पन्ना से केन, कान्हा से बंजर और हालोन नदी, बांधवगढ़ से चरणगंगा नदी, माधव से मणिहारी, माधव से मणिहारी। ठीक है, पन्ना केन, कान्हा, बंजर हालोन, बांधवगढ़ चरणगंगा, माधव से मणिहारी। सतपुड़ा से देनवा, पेंच से पेंच एवं कानन, डायनासोर फासिल पार से जोवट नदी। ये सभी नदियां क्या है दोस्तों, प्रवाहित होती है। ठीक है। महत्वपूर्ण वन एवं वन्यजीव अधिनियम के बारे में देखेंगे। वन अधिनियम 1927 में आया दोस्तों। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, जिसके तहत आप जानवरों को नहीं मार सकते। फिर वन संरक्षण, पेड़ नहीं काट सकते, ये वाला अधिनियम कब आया, 1980 में। और 2023 में इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया, संवर्धन और जोड़ दिया गया। वन अधिनियम 27, वन्यजीव संरक्षण 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। ठीक है। इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। ये पूछ लिया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। वन्यजीव मेस्कट और उत्सव, जो प्रमुख चिंटू चीता कूलो पालन पर जो श्योपुर में लाया गया अफ्रीकी चीतों का क्या है, एक मस्कट है, जिसे लोगो है, ये बनाया गया था। मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में मनाया जाता है। 2004 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है मोगली लैंड। ठीक है। भूरसिंगा बारासिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मेस्कट है। रोहन चक्रवर्ती ने क्या कर दिया है, इसका निर्माण किया है। अब वन्यजीव संरक्षण की प्रमुख परियोजना मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी सतना में है। ठीक है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। फिर देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ, देवरी मुरैना चंबल वाला क्षेत्र है। घड़ियाल एवं जो बटागुर कछुए होते हैं, उनका संरक्षण किया जा रहा है। पिंक पेंगोलिन रेडियो टैगिंग परियोजना है। ठीक है। विलुप्तप्राय पेंगोलिन हेतु अभिनव पहल है। फिर पर्यावरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्या क्या प्रथम है। पहला बायोस्फीयर पचमढ़ी, बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी। फासिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली मध्य प्रदेश का। पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। पहला रामसर साइट भोज वेटलैंड भोपाल। बायोस्फीयर पचमढ़ी, फासिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, टाइगर रिजर्व कान्हा किसली, राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, रामसर साइट भोज वेटलैंड। उल्लेखनीय वन्यजीव एवं पक्षी, बारहसिंगा मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु है। बाघ 785 बाघ पाए जाते हैं। 2023 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये यहाँ एक वेरी वेरी IMP है दोस्तों, हम यहाँ पे आपको निचोड़ दे रहे हैं पूरा उसका। ठीक है, कि ये तो आप घोट के ही जाए प्री से पहले दिन। अब कल एग्जाम है ना, तो आज घोट के जाना। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बाघ। ठीक है, मतलब टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। 785 बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चौसिंगा भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गोर, जिसे भारतीय बासन कहा जाता है, सबसे बड़ी जंगल बेल होता है। कृष्ण मृग, ठीक है। दूधराज, रंग बदलने वाला, एशियन पैराडाइज फ्लाइज के जाए। तोता, इंडियन रिंगनेक, मानव वाणी की नकल करता है। नीलकंठ, दशे पर शुभ इसको देखना माना जाता है। लसर फ्लोरिंकन, मंदसौर, धार, रतलाम वाले क्षेत्रों में। और गोल्डन स्प्रेरो, घाटीगांव ग्वालियर में इसको संरक्षित किया जा रहा है। अन्य तक का तथ्य क्या है, भेड़िया राज, सबसे ज़्यादा भेड़िए भी कहाँ पे है दोस्तों, 772 भेड़िए कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। और भूगर्भिक उद्यान का है, जबलपुर में है। ठीक है। नर्मदा किनारे प्रस्तावित है, मध्य प्रदेश का पहला इकोलॉजिकल पार्क। इंदौर क्षेत्रीय पार्क, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क 2003।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो और लेक्चर आपको पसंद आ रहे हो और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।